हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका रही थी, उसका वर्णन करना है। इसी में पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका क्यों शामिल हुआ था। अधिकतर यही पूछा जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका क्यों शामिल हुआ था, है ना। तो ये दोनों प्रश्न में आपको कोई भी प्रश्न पूछे आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी और यह 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कहा जाता है कि यह दूसरा विश्व स्तरीय युद्ध था जो इतने बड़े स्तर पर हुआ था। इसमें लगभग जो है 70 देशों के जल, थल और वायु सेना ने भाग लिया था। इस युद्ध में लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि यह युद्ध जो है 2 गुटों में हुआ था। पहला गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र, और इन्हीं 2 गुटों के बीच यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसमें यह भी कहा जाता है कि इस युद्ध को खूनी युद्ध भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गई थी। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण, यानी अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के क्या कारण थे, है ना। तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जो है शुरुआती दौर में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब जो है जापान ने युद्ध की घोषणा किए बिना और अमेरिका का जो नौसैनिक अड्डा था ना पर्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया और अमेरिका के कई जहाज़ों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जो है अमेरिका के हजारों सैनिक वहाँ पर मारे गए। जब अमेरिका सैनिक मारे गए तो अमेरिकी जनता को जो है जापान के प्रति अत्यधिक क्रोधित हुआ और इस कारण से जो है अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा कर दी। जिसके बाद जो है अमेरिका ने, आपको पता होगा कि जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु आक्रमण कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर जो हजारों लोगों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जाने गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है कि अमेरिका द्वारा जापान पर हमला, यानी कि जापान पर हमला किस प्रकार से किया गया, है ना। तो अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु हमला किया। पहला हमला कब किया था, तो 6 अगस्त 1945 को किया हिरोशिमा शहर पर, और दूसरा परमाणु हमला जो है इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को किया, है ना। कहाँ पर? नागासाकी पर। यह माना जाता है कि इस समय जो है एक झटके में लगभग लाखों लोगों की जाने गई थी। इतना खतरनाक परमाणु बम था, आप समझ सकते हो। जब दूसरा परमाणु हमला किया था ना, उस समय जापान में सभी लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, है ना। लगभग इस समय जो है 80,000 लोगों की जाने गई थी, जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी। अमेरिका ने इन दोनों शहरों पर जो है परमाणु हमला इसलिए किया था क्योंकि इन दोनों शहरों की जनसंख्या सबसे अधिक थी, और यह भी माना जाता है कि यहाँ पर जो है जापान का नौसैनिक अड्डा था, जिसके कारण अमेरिका ने वहाँ पर अटैक कर दिया। अगर वह नौसैनिक अड्डा पर अटैक कर देगा तो उनके जो परमाणु हथियार हैं उनको क्षति पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद जो है अमेरिका के विरुद्ध जापान युद्ध नहीं कर सकेगा। इसलिए जो है इन्होंने सबसे बड़े शहरों को चुना, जहाँ पर जनसंख्या अधिक थी, जहाँ पर नौसैनिक अड्डे थे, जहाँ पर सभी मुख्यालय उपस्थित थे, ऐसा माना जाता है। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है कि अमेरिका और जापान युद्ध का कारण, यानी अमेरिका और जापान युद्ध का क्या कारण था। तो अमेरिका और जापान का तनाव जो है 1945 से ही बहुत बढ़ता गया था, क्योंकि जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने के नीति अपनाई, जिसके कारण जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हैरी, उन्होंने जापान को यह कहा कि अगर जापान आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो अमेरिका जापान के किसी शहर को नस्ते नाबूद कर देगा, है ना। इस प्रकार की धमकी दिया था, लेकिन इस बात पर जो है जापान ने किसी भी प्रकार का समझौता अमेरिका से नहीं किया। उनको जो है बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और अपना जिद पर अड़ा रहा। यानी कि अमेरिका का यह मानना था कि जब तक जापान पर परमाणु हमला नहीं किया जाएगा तब तक जो है जापान खुद को सरेंडर नहीं करेगा, खुद को आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इसीलिए जो है अमेरिका ने जापान पर परमाणु अटैक किए। थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पढ़ता नहीं हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट आपको समझाते चलता हूँ, क्योंकि अगर पूरा पढ़ के अगर आपको मैं समझाऊंगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। आपको पॉइंट चौथा बनाना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का परिणाम,
यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका की क्या भूमिका रही थी और इसका क्या परिणाम हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में यह माना जाता है कि अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाएगा तो उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाएगा। जब उनकी शक्ति बढ़ जाएगा तो धुरी राष्ट्र का जो है नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना। तो वही इसमें कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, क्योंकि युद्ध में जो है अमेरिका के शामिल होने के बाद मित्र राष्ट्रों की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ गई थी, जैसे कि हमने आपको बताया है। इस प्रकार से जो है मित्र राष्ट्रों में सभी शक्तिशाली राष्ट्र शामिल हो गए। जब मित्र राष्ट्रों में सभी शक्तिशाली शामिल हो गए, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इसमें शामिल था। इसी प्रकार से जो धुरी राष्ट्र था ना, उसमें सबसे शक्तिशाली जर्मनी था जो नेतृत्व करता था युद्ध का। इसमें इटली भी शामिल था, जापान भी शामिल था, जिसमें इनकी जो है पराजय हो जाता है। जब बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ मिल जाएगा तो इन लोगों को आसानी से पराजित कर देगा, और यही भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है धन एवं जान माल की बहुत अधिक क्षति हुई थी। कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर परमाणु हमला किया जाएगा तो वहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में व्यक्ति मारे जाएंगे, वहाँ पर जो है जानवर मारे जाएंगे, यानी कि बहुत अधिक क्षति होगा। इन दोनों पक्षों में लगभग यह माना जाता है कि 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए थे इस युद्ध में, जिसमें से यह भी कहा जाता है कि लगभग लाखों लोग बेघर हो गए थे। यानी कि जब परमाणु हमला किया जाएगा तो जो है नस्तो नाबूद शहर को कर देगा, तो वहाँ पर जो है कई लोग बेघर तो हो ही जाएंगे ना। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए। परमाणु हमले के कारण जो है कई लोगों का घर नष्ट पूरा तरह से कर दिया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी राष्ट्रों ने अत्यधिक मात्रा में हथियार पर अपना धन खर्चा किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सभी को क्षति पहुंचा, यानी कि उनकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। यहाँ के लोग जो है अब भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी से मरने लगे। ऐसी समस्या हो गई थी उस समय। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको बनाने हैं। पहला है कि युद्ध होने के बाद कई राष्ट्र आज़ाद हो गए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल मिला। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम स्वरूप जो है बहुत ऐसे राष्ट्र थे जो औपनिवेशिक रूप से किसी न किसी राष्ट्र का गुलाम था, है ना, तो उसको स्वतंत्रता मिला और वह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने राष्ट्र में स्थापित कर सका। तो द्वितीय विश्व युद्ध का केवल नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इनका देखें तो बहुत लाभ भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र जो है यहाँ पर स्वतंत्र हुए। दूसरा इसमें कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध से विचारधारा में परिवर्तन हुआ, जो 2 भागों में बटा था, पूंजीवाद विचारधारा और समाजवाद विचारधारा। इन विचारधाराओं को लेकर वोट बनाया गया। अमेरिका जैसे देश जो है पूंजीवाद व्यवस्था को बेहतर मानते थे, जबकि सोवियत संघ जो था ना वो समाजवादी व्यवस्था को बेहतर मानता था। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, इस युद्ध के बाद नाटो तथा वार्सा जैसे गुटों को स्थापित किया गया। नाटो और वार्सा कौन सी गुट थी, तो वह एक सैनिक संगठन गुट था, जिसमें कुछ राष्ट्रों ने मिलकर एक सैन्य संगठन बनाया, ताकि अगर उन पर कोई अटैक करेगा तो सभी लोग मिलकर उनका सामना करेगा। और चौथा जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, ताकि विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो यही उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, जिससे मानव जाति का विनाश ना हो जाए। इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया था, ताकि जो है किसी भी मुद्दे को बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके, यानी युद्ध ना किया जाए। यहाँ पर जो है कानूनी तरीके से किसी भी मुद्दे को समझाने की बात की गई, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखा जा सके। इसमें यह कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यह तय करेगा कि किन देशों के पास कितना हथियार होना चाहिए, यानी कि हथियारों को सीमित करने की बात कही गई थी। अगर बहुत अधिक हथियार रखा जाएगा तो मानव जाति का विनाश होना तो तय है। इसीलिए यहाँ पर जो है कई नियम और कानून लागू किए गए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाया जा सके। तो यहाँ पर जो है हम लोग का फर्स्ट प्रश्न समाप्त होता है, और अब जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या सेकेंड। प्रश्न संख्या सेकेंड है कि वार्से की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, वर्णन करें। ये प्रश्न भी जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि आखिर जो वार्से की संधि हुआ था ना 1919 में, उसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, इसके बारे में आपको पूछा है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है कि वार्से की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन में जो है कई संधियां एवं समझौता हुआ, है ना, और इसी समय जो है एक प्रारूप तैयार किया गया, लेकिन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई थी। वार्से की संधि का एक विशेष महत्व क्या था, तो मित्र राष्ट्र द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में 28 जून 1919 ईस्वी में वार्सा संधि की स्थापना किया गया था। वार्सा संधि पूरे विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संधि के लिए एक लंबा पृष्ठभूमि तैयार किया गया था। यानी कि वार्सा संधि की बात करें
तो जो है पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान वार्सा संधि हुआ था। 1919 में जो है पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें जर्मनी और जो मित्र राष्ट्र के राष्ट्र थे उनके भी समझौता होनी थी, उनके भी संधि होनी थी कि जो है अब युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको हेडिंग बनाना है, यह कथन सत्य है कि वार्सा की संधि कुछ हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। जो हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा इसको देख सकते हैं, यानी कि जो वार्सा की संधि था उनको भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। कैसे? तो वार्सा संधि का प्रारूप तैयार होना। वार्सा संधि का प्रारूप जो है 6 मई 1919 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। इस संधि में लगभग जो है 15 भाग, 440 धाराएं और 80,000 शब्द थे। 7 मई 1919 को जर्मनी प्रतिनिधियों को 230 पृष्ठों का ड्राफ्ट जो है दिया गया और उस पर विचार विमर्श करने के लिए कितना समय दिया गया था? तो मात्र 2 सप्ताह दिया गया था कि जर्मनी अपने प्रतिनिधि द्वारा जो है 25 दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद 26वें दिन 443 पृष्ठों का एक विस्तृत संशोधन प्रस्ताव मित्र राष्ट्रों को दिया है ना। यानी कि इसमें कहा गया कि जो वार्सा का संधि होना था उसमें जर्मनी को कुछ शर्तें को जो है माननी थी, तो उनको जो है उनके शर्तों को ड्राफ्ट में दिया गया ताकि जो है वह अपनी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे ना, उनका मुख्य शिकायत थी कि उसने जिन शर्तों पर आत्मसमर्पण किया था संधि के प्रारूप में उन सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। यानी कि जो जर्मनी था उनको यह कहा गया था कि आपके साथ ये संधि किया जाएगा, लेकिन जब उन्होंने ड्राफ्ट देखा तो उन्होंने यह कहा कि हम जिन संधि के लिए आत्मसमर्पण किया था उनमें से कोई सिद्धांत इस शर्त में दिया ही नहीं गया है। यानी कि जो है इस प्रारूप में सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है और हथियारों को सीमित रखने की शर्त केवल जो है जर्मनी पर ही क्यों लागू होता है, सभी पर इसका जो है लागू होना चाहिए, जिसके कारण जर्मनी ने यहाँ पर विरोध किया। जर्मनी प्रतिनिधि संधि पत्र की जो धारा 231 को जो है निकाले जाने की अनुरोध कर रहे थे कि जो 231 धारा है उनको निकाल दिया जाए, जिससे जर्मनी और उसके सहयोगी को विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यहाँ पर जो है जर्मनी और उसके जो सहयोगी था उनको माना गया था कि उनके द्वारा ही जो है विश्व युद्ध की प्रारंभ की गई थी, इसीलिए जो है इन्हें हथियारों को सीमित रखने की बात कही गई थी। किंतु मित्र राष्ट्र संधि पत्र में कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार नहीं थी। जर्मनी ने कहा कि जो 231 धारा है ना उसको आप समाप्त कर दीजिए, निकाल दीजिए उससे, लेकिन जो मित्र राष्ट्र के लोग थे, उनकी प्रतिनिधि थे, किसी भी हालत में उसमें संशोधन करना ही नहीं चाहते थे। जर्मनी प्रतिनिधियों से कहा गया कि वह 5 दिन के अंदर संधि पत्र पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। उनको धमकी भी दिया कि अगर आप 5 दिन के अंदर अगर संधि नहीं किए, यानी संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो जो है युद्ध करने के लिए तुम तैयार रहो। अतः जर्मनी को जो है विवश होकर संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, यानी मजबूर होकर उनको संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े कि कहीं ये सभी राष्ट्र मिलकर हम पर जो है दोबारा अटैक ना कर दे। इस प्रकार से जो है संधि से जर्मनी संतुष्ट नहीं था। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि आखिर वार्सा संधि को ही द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्यों माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि जब वार्सा संधि यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में हुआ था तो जर्मनी पर जो है बहुत ऐसे शर्तें थोपा गया था जो उनको मंजूर नहीं था, और इसी कारण से जर्मनी के इच्छा अनुसार कोई कार्य किया ही नहीं गया था, है ना। तो यहीं से समस्या क्रिएट होता है, आप समझ सकते हो। जब उनकी इच्छाओं को नहीं माना जाएगा तो कहीं ना कहीं जर्मनी संतुष्ट नहीं रहेगा और यहीं पर जो है उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, जिसके बाद जर्मनी अंदर ही अंदर उबलेगा, है ना, कि कब मौका मिल जाए कि हम दोबारा इसका जो है बदला ले सकें। और इस प्रकार से 20 वर्षों बाद यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में उभर कर आया। आप समझ सकते हो कि वार्सा की संधि कितनी बड़ी संधि थी, है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध को जो है लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि वार्सा की संधि को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग बनाना है सैनिक व्यवस्थाएं। वार्सा की संधि द्वारा जर्मनी की सैन्य शक्ति को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। यानी कि यहाँ पर जितने भी मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधि थे ना, जर्मनी के शक्ति को कम करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि जर्मनी बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसके शक्ति जब तक हम नहीं कम करेंगे, यानी कि जब तक उसका पर नहीं काटेंगे तब तक वह जो उड़ता रहेगा, है ना। इसीलिए जो है यहाँ पर उनकी शक्ति को कम करने के लिए हर प्रयास किया। वुडरो विल्सन के जो 14 सूत्री कार्यक्रम था सभी देशों के लिए सैन्य शक्ति कम करने की दिशा में कदम उठाने का प्रावधान था। इसी समय जो है जो वुडरो विल्सन था उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया था ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति हमेशा बनाए रखा जा सके। परंतु इस समय इसे जर्मनी और उसके सहयोगी देशों पर ही लागू किया गया। सभी देशों के लिए वुडरो विल्सन ने यह 14 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया, लेकिन इस समय जो है
केवल जर्मनी और उनके जो सहयोगी देश थे जो पराजित हुए थे उन पर ही केवल लागू किया गया। जर्मनी के जल, थल और वायु सेना की कुल संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी, यानी कि जर्मनी को कहा गया कि आप 1 लाख से अधिक जनसंख्या में जो है सैनिक नहीं रख सकते हैं। साथ ही इसमें कहा गया कि नौसेना की जो संख्या होगी उसमें जो है 15,000 तय किया गया, उनसे अधिक उनको रखने की अनुमति नहीं दी गई। जर्मनी की अनिवार्य सैन्य सेवा को समाप्त कर दिया जो बिस्मार्क के समय लागू की गई थी, है ना। तो इस प्रकार से जर्मनी की शक्ति को कम करने का पूरा प्रयास किया गया था यहाँ मित्र राष्ट्रों द्वारा। वन रक्षक एवं तट रक्षकों की संख्या जो है 1912 से ज्यादा नहीं होगी। पुलिस की संख्या कहा गया कि वहां की जो जनसंख्या का अनुपात होगा ना उसके आधार पर उनकी जनसंख्या रखी जाएगी। इनके गोला बारूद को सीमित किया गया, जिसमें जर्मनी 6 युद्धपोत, 6 हल्के क्रूजर और 12 तोपची जहाज और 12 तारपीटो नावें रख सकता है। जर्मनी ना तो पनडुब्बी रख सकता है और ना ही हथियार का आयात निर्यात कर सकता है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी इनको शर्त माननी पड़ी। यहाँ तक इनका जो है जितने भी हथियार था सीमित कर दिया और यहाँ तक भी कह दिया कि जो है आप ना किसी देश में किसी भी हथियार को जो है बेच सकते हैं ना उनसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक व्यवस्था एवं क्षतिपूर्ति, यानी कि वार्से की संधि की 231वीं धारा के द्वारा जर्मनी और उनके सहयोगी देशों को विश्व के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यानी कि जो जर्मनी था और उनके जो सहयोगी मित्र था जो उनका साथ दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, उनको जिम्मेदार ठहराया कि तुम्हारी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना। 5 नवंबर 1918 ईस्वी को जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया तो उसी समय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को बता दिया था कि युद्ध का हर्जाना उसे ही वसूला जाएगा। यानी कि जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को यह कहा था कि जो युद्ध की क्षतिपूर्ति हुआ है सारा क्षतिपूर्ति जर्मनी से ही वसूला जाएगा। तो इसके बारे में कहा गया है, किंतु विल्सन क्षतिपूर्ति के लिए कुछ रकम को निर्धारित करने के पक्ष में था। अंततः यह निश्चित किया गया था कि क्षतिपूर्ति के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जो मई 1921 ईस्वी तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश होने से पहले तक जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों को लगभग 5 अरब डॉलर देंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि जो विल्सन वुडरो था यानी अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका कहना था कि जो क्षतिपूर्ति देनी है वो जर्मनी को कुछ देनी है, यानी कि पूरा क्षतिपूर्ति उनको नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि थे मित्र राष्ट्र का, उनका मानना था कि जो क्षतिपूर्ति हुआ युद्ध में सारा खर्च जो है जर्मनी उठाएगा, है ना। इसमें यह कहा गया कि एक रिपोर्ट जारी करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इससे पहले जो है जर्मनी को जो है मित्र राष्ट्रों को कितना डॉलर देना पड़ेगा, 5 अरब डॉलर देना पड़ेगा। आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा क्षति हानि के रूप में उनसे मांगा गया। इसके बाद जो है रिपोर्ट पेश होने के बाद जर्मनी को कितना देना होगा इस पर निर्धारित किया गया। क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी ने अपने प्रत्यक्ष संसाधनों को देने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि कोयला, रंग, जलपुत, जीवित प्राणी तथा अन्य वस्तुओं को देने के लिए तैयार हो गया। मित्र राष्ट्र यह जानता था कि क्षतिपूर्ति की इतनी बड़ी रकम जर्मनी तत्काल में नहीं चुका सकेगा, इसीलिए जर्मनी ने 10 वर्षों तक फ्रांस एवं इंग्लैंड को कोयला तथा अन्य वस्तुओं को देने के लिए तैयार हो गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया तो संधि में भी शामिल हुआ और संधि के दौरान जो है उन्हें इन शर्तों को मानना पड़ा। और इस समय जो है जर्मनी के पास उतना धन नहीं था कि मित्र राष्ट्रों को जो युद्ध में क्षतिपूर्ति हुआ है उनको दे सके। इसीलिए जो है इन्होंने यह किया कि जो क्षतिपूर्ति होनी थी उन क्षतिपूर्ति के लिए फ्रांस और इंग्लैंड को 10 वर्षों के लिए कोयला देने के लिए तैयार हो गया। उनके पास जो है इनके अलावा कोई उपाय ही नहीं था। तो समझ सकते हो इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति उनको चुकाना पड़ा था। तो जब इन सभी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मन ही मन उसका जो है गुस्सा फूटेगा। और यही गुस्सा कब दिखाई पड़ता है तो द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3, यानी कि आर्थिक मंदी के कारणों का वर्णन करें। आखिर आर्थिक मंदी जो था उसके क्या कारण थे। तो आर्थिक मंदी का अर्थ क्या होता है कि जब लगातार अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है तब हम उसे आर्थिक मंदी कहेंगे। और ऐसा कब देखा गया तो आर्थिक मंदी जो है पूरे विश्व में 1929 में देखा गया। उस समय पूरे विश्व की जो है अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी। मंदी के कारण जो है वस्तुओं की दर में कमी आ गई थी तथा लोग वही वस्तु खरीदते थे जिन वस्तु पर उनकी बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, उनकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती थी, जिसके बिना जो है जीवन नहीं चल सकता था। इस दौरान जो है बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी जैसे कई समस्याओं उभर कर आया। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो आर्थिक मंदी था उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रभावित किया, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो यानी बैंकों के क्षेत्रों में हो, व्यापार के क्षेत्रों में हो और कृषि के क्षेत्र में हो। इन सभी क्षेत्रों में जो है आर्थिक मंदी ने प्रभावित किया। उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है कि जो 1929 में आर्थिक मंदी हुआ था उसका क्या कारण था, है ना। तो 1929 में अमेरिका से आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है और यह जो है आर्थिक घटना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। यानी कि अगर हम बात करें आर्थिक मंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अमेरिका से हुई। कैसे हुई, तो आगे हम इसको बताते हैं। और इस घटना ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। जैसे कि इस समय क्या हुआ कि अधिकतर बैंक कर्ज से दिवालिया हो गया। इस मंदी में जो है बेरोजगारी ने कई लोगों को उद्योग के कार्य छोड़ने पड़े। इसका शुरुआत अमेरिका के शेयर बाजार से होता है, क्योंकि 1923 में अमेरिका का निर्यात एवं आयात में काफी वृद्धि हो गई थी, है ना। इन्हें काफी लाभ हुआ था। अमेरिका का शेयर बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन 24 अक्टूबर जो है 1929 को एक दिन लगभग अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा, तो $5 अरब का। और इसी प्रकार से जो है इसका दूसरा दिन भी उनका बाजार गिरना जारी रहा। इसी प्रकार से जो है 29 अक्टूबर को लगभग $14 अरब का उनको घाटा लग गया। आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा उनके इकोनॉमी में अचानक से गिरावट आ गई। तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति वहाँ से खराब होने लगी और धीरे धीरे जो है पूरे विश्व को इन्होंने अपने चपेट में लेता गया। इस प्रकार से धीरे धीरे अन्य विदेशी देशों में भी होने लगा। आर्थिक मंदी अमेरिका से शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, है ना। सबसे पहले बाजार में मांग में कमी आई और जिसके बाद कंपनियों का स्टॉक बढ़ा, उत्पादन घटा, कई लोगों का नौकरियां छूट गया। लोगों ने बैंक के कर्ज को चुकाने बंद कर दिए, जिसके कारण बैंक लोगों को कर्ज देने बंद कर दिया। जिसका पैसा बैंक में था उन्होंने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे बैंक का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया और लगभग 9,000 बैंकों का दिवाला निकल गया था उस समय। आप समझ सकते हो कि जब आर्थिक मंदी हुआ था ना, उस समय जो है जितने भी वस्तुएं थी उनकी कीमतों में कमी आई। कीमतों में कमी इसलिए आई क्योंकि वस्तुओं की मांग में कमी आई। जब वस्तुओं की मांग में कमी आएगी तो कीमतों में भी कमी आ जाएगी। जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तो जो है वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर माना जाता है कि जो लोग बैंक में अपना पैसा भी रखे थे ना, सभी लोग अपना पैसा निकालने लगे। साथ ही बैंक अब जो है किसी को कर्जा नहीं दे पाने लगे, जिसके कारण लगभग उस समय 9,000 बैंकों का दिवाला निकल गया था। पैसे ना होने के कारण लोगों द्वारा वस्तु की मांग में कमी हुई, जिससे उद्योग में कमी आई। कंपनियां लोगों को कार्य के लिए नहीं रखा जाने लगा, जिससे काफी लोगों की नौकरियां चली। रोजगारी एवं भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि जब वस्तुओं की कीमतों में मांग आई तो जो मजदूर रखा जाएगा फैक्ट्री में, उस मजदूर को अब नहीं रखा जाने लगा, जिससे कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी। जब बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगेगी तो भूखमरी, बीमारी जैसे कई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इसी में देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कि आखिर जो आर्थिक मंदी था इसका क्या परिणाम हुआ, और अथवा में कि आर्थिक मंदी के प्रभावों का वर्णन करें। परिणाम कहो या प्रभाव दोनों सेम ही है। तो हम देखते हैं इसका आंसर कि आर्थिक मंदी का अर्थ होता है कि जब लगातार अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है। और यह जो आर्थिक मंदी का गिरना 1929 से 1933 तक लगातार चला था। आर्थिक मंदी के कारण जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी, है ना। लोग वही वस्तु को खरीदते थे जिन वस्तुओं की बहुत अधिक जरूरत होती थी। इस समय जो है कृषि के क्षेत्रों में क्षति हुआ। इस समय जो है वस्तुओं के निर्यात हो, व्यापार हो और बैंकिंग क्षेत्रों में भी गिरावट आई। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो है जो आर्थिक मंदी था उसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। उसके बाद इसी में आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि आर्थिक मंदी के परिणाम या प्रभाव। आर्थिक मंदी के क्या परिणाम हुए या तो क्या प्रभाव हुए। 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी में जो है अमेरिका में बेरोजगारी की संख्या लगभग 15 लाख से बढ़कर कितना हो गया था, 30 लाख हो गया था। इस मंदी के कारण अमेरिका तथा अन्य देश कर्ज में डूबने लगा था। जब आर्थिक मंदी होगा तो कर्ज में डूबेगा ही डूबेगा, जिसके कारण जो है सैन्य क्षेत्रों में ध्यान दिया। अब हथियारों को बनाने शुरू कर दिए। जब बेरोजगारी की समस्या होगी तो जो पहले फैक्ट्री था जो हथियार बनाया जाता था उनको पुनः चालू कर दिया गया। अब जो है वहां पर लोग औजार बनाने लगे और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जितने भी राष्ट्र थे सभी ने हथियार को निर्यात करने लगे, कोई आयात करने लगा और इस प्रकार से जो है हथियारों की होड़ पुनः प्रारंभ हो गई। और इस प्रकार से जब हथियारों की होड़ प्रारंभ होगी तो यह माना जाता है कि आर्थिक मंदी के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट इसी में पॉइंट बनाना है कि आखिर आर्थिक मंदी में कृषि का ह्रास कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पहले कृषि के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई थी, उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होने लगी थी और विदेशों में जो है मांग भी बढ़ा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद मांग में कमी आ गई, जिसके कारण जो है कृषि के मूल्य में कमी आई। लोग कृषि के कार्य को छोड़ने लगे क्योंकि कृषि की वस्तु में कमी के कारण जो है किसान दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते जा रहे थे, जिसके कारण किसानों की आय दर में कमी आई और इन्हें जो है इस कार्य को मजबूरन छोड़ना पड़ा।
यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्थिक मंदी से द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना है, कि आर्थिक मंदी के कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध का होना माना जाता है। अनेक विद्वानों का क्या कहना है कि जो आर्थिक मंदी है उसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि मंदी को भी जो है दूसरे विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आर्थिक मंदी के कारण जो है विश्व में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए हथियार बनाना शुरू कर दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि आर्थिक मंदी के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कैसे? तो जब आर्थिक मंदी हुआ तो सभी की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी। यहाँ पर अब जो है जर्मनी जैसे हिटलर नेताओं के आने से साम्राज्यवादी प्रसार पर बल देगा, कमजोर राष्ट्र पर जो है आक्रमण करके उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। जब उन पर कब्जा कर लेगा तो सभी राष्ट्र अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लग जाएगा ताकि जो है उन पर कोई कब्जा ना कर सके। और जब आर्थिक क्षेत्रों में मजबूती पाने के लिए अन्य राष्ट्रों पर कब्जा करेगा तो धीरे धीरे जो है संघर्ष बढ़ेगा, और इस कारण से जो है आर्थिक मंदी को भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यहाँ पर वही कहा गया है कि जब लोगों को यह भय हो गया कि जर्मनी में हिटलर जैसे नेता आए हुए हैं तो अधिकतर राष्ट्र डर कर जो है अपने देश के सैन्य शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि तानाशाही सरकार जो है कभी भी आक्रमण कर देगा, और जब उनके पास सैन्य शक्ति नहीं रहेगा तो उन पर जो है हिटलर जैसे नेताओं द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। इसीलिए जो है सभी राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो आय प्राप्त होता था उसका लगभग 87% आय सैनिक में खर्चा करने लगा। अब समझ सकते हो, जब सैनिक में 87% खर्च कर दिया जाएगा तो क्या मानव विकास के लिए कार्य देश में होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर वही हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध में एफ.डी. रूजवेल्ट की भूमिका एवं उनके परिणामों की विवेचना करें। एफ.डी. रूजवेल्ट यानी कि फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। सबसे पहले जो है हम लोग आंसर देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध एक विशाल युद्ध था, है ना, जो 1939 से 1945 तक चला था। इस युद्ध में एफ.डी. रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति थे और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के शुरुआती में रूजवेल्ट ने अमेरिका को युद्ध से दूर रखने के लिए नीति अपनाई थी, यानी कि अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ में शामिल नहीं हुआ था, बाद में यह शामिल हुआ था। इस समय राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट था। लेकिन वे भारत के स्वतंत्रता को समर्थन देते थे। यह माना जाता है कि जो भारत उस समय था औपनिवेशिक राज्य में, तो उनको जो है स्वतंत्रता देने के पक्ष में वह था। रूजवेल्ट ने युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्मी भी बनाए गए, और जो है इस प्रकार से उन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्र के साथ मिलकर युद्ध करने के लिए अनेक देशों को आर्थिक सहायता भी दिया। रूजवेल्ट ने युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्र को आर्थिक उत्थान के लिए काफी कुछ किया। उन्होंने न्यू डील नामक एक आर्थिक योजना को शुरू किया, जिसके तहत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जो है फिर से बेहतर बनाया गया। उसके बाद है कि एफ.डी. रूजवेल्ट की भूमिका, यानी एफ.डी. रूजवेल्ट की क्या भूमिका रही थी द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें एफ.डी. रूजवेल्ट यानी फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट अमेरिका के बाद 30वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने युद्ध के दौरान अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय होने के लिए नेतृत्व प्रदान किया था। एफ.डी. रूजवेल्ट ने युद्ध के दौरान अमेरिका सेना और उनके तैयारियों का समर्थन दिया था, है ना। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया अमेरिका, तो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने जो है लैंड लीज अधिनियम पारित किए, जिसके तहत अमेरिका अलग अलग देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था जो वे युद्ध में शामिल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी सेना की तैयारी के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई, जिनसे सेना अधिक संख्या में लोगों और संबंध उपकरणों के साथ वैधता और शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर सकती है। उसके बाद है कि पर्ल हार्बर हमला के बाद अमेरिका का युद्ध में शामिल होना, यानी कि पर्ल हार्बर हमला के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विरोधी भावनाओं रातों रात उत्पन्न हो गई। हमने आपको बताया था ना इससे पहले कि पर्ल हार्बर वाला हमला क्या था, है ना, जहां पर जो है अमेरिका को मजबूरन मित्र राष्ट्रों में शामिल होना पड़ा। 19वीं सदी की शुरुआत के बाद पहली बार अमेरिका जनता के लिए विदेश नीति सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई, है ना। रूजवेल्ट ने अमेरिकी संसद को अपने प्रसिद्ध बदनामी भाषण में युद्ध का आह्वान किया कि अब जो है हमें युद्ध करनी चाहिए, क्योंकि पर्ल हार्बर पर जो है उनके विरुद्ध जापान ने अटैक कर दिया था, जिसके कारण 1000 सैनिक मारे गए थे। जिसमें उन्होंने कहा, कल 7 दिसंबर 1941 एक तारीख पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर नौसेना द्वारा अचानक और जानबूझकर हमला किया गया था, और जापान के साम्राज्य की वायुसेना द्वारा 8 दिसंबर को अमेरिकी संसद ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए लगभग सर्वसम्मति किसी एक विचार या राय पर सहमति होना
से मतदान किया। 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसने इसका सकारात्मक जवाब दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया जापान द्वारा, उसके बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने संसद में इस बात को प्रस्तावित किया और यहाँ पर जो है सभी लोगों ने इस बात को कहा कि जो है जापान के विरुद्ध हमें युद्ध की घोषणा करनी चाहिए। रूजवेल्ट ने युद्ध को दुनिया भर में शांति और लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली आक्रामक तानाशाही के खिलाफ धर्म युद्ध के रूप में चित्रित किया। अमेरिका जनता द्वारा जापान के विनाश को प्राथमिकता देना। हालांकि जनता की राय ने जापान के विनाश को प्राथमिकता दी, है ना, इसीलिए अमेरिकी सेना को मुख्य रूप से 1942 में प्रशांत क्षेत्र में भेजा गया। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमले के कुछ ही घंटों बाद फिलीपींस से अमेरिका सेना पर हवाई हमला किया। अमेरिका के अंत तक जापानियों ने फिलीपींस पर आक्रमण शुरू कर दिया था। मैकआर्थर ने मार्च 1942 तक फिलीपींस से अमेरिकी प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जब रूजवेल्ट ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया को खाली करने का आदेश दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमले के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका का एक क्षेत्र था फिलीपींस, उस पर हवाई हमला कर दिया। जब उस पर हवाई हमला कर दिया तो अमेरिका ने सोचा कि जापानियों द्वारा कभी भी यह नहीं माना जाएगा कि वह युद्ध ना करे, बल्कि वह जो है युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो हमें उसको सबक सिखाना है, तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके विरुद्ध जो है हमें युद्ध करना पड़ेगा, उन्हें अपनी शक्ति को दिखाना पड़ेगा, तभी जो है वह हमें टारगेट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है अमेरिका ने जो है जापान के विनाश को प्राथमिकता नहीं दिया कि अगर विनाश हो जाता है तो होने दो, क्योंकि जापान खुद इनका विनाश कर रहा था। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है कि रूजवेल्ट द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में वुडरो विल्सन की गलतियों को दोबारा दोहराने से बचने की कोशिश की गई। यानी कि रूजवेल्ट जो था, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो गलती किया था उस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। कैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता के रूप में अपनी भूमिका में रूजवेल्ट ने प्रथम विश्व युद्ध में वुडरो विल्सन की गलतियों के रूप में जो देखा उसे दोहराने से बचने की कोशिश की। कैसे? जैसे कि उन्होंने अक्सर बिल्कुल विपरीत निर्णय लिया। विल्सन ने विचार और कर्म में तटस्थ का आह्वान किया, यानी कि उन्होंने कहा हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, जबकि रूजवेल्ट ने स्पष्ट किया कि उनका प्रशासन ब्रिटेन और चीन का समर्थन करता है। प्रथम विश्व युद्ध में रीनो के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैंड लीज के माध्यम से मित्र राष्ट्रों को बड़े पैमाने पर सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसमें अमेरिका वापस ऋण लौटाने की बहुत कम उम्मीद रखता था। युद्ध की घोषणा से पहले विल्सन ने युद्ध के उत्पादन का बहुत अधिक विस्तार नहीं किया। विल्सन ने मसौदा तैयार करने की घोषणा की। इसके बाद है कि विल्सन ने कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका को आधिकारिक सहयोगी नहीं बनाया, लेकिन रूजवेल्ट ने किया। विल्सन शीर्ष सहयोगी नेताओं से कभी भी नहीं मिले, लेकिन रूजवेल्ट मिले। विल्सन ने स्वतंत्र नीति की घोषणा की, जैसा कि 14 बिंदुओं में देखा गया है, जबकि रूजवेल्ट ने मित्र राष्ट्रों के साथ एक सहयोगी नीति की मांग की। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1941 में रूजवेल्ट ने तब तक इंतजार किया जब तक पर्ल हार्बर पर दुश्मन ने हमला नहीं कर दिया। विल्सन ने रिपब्लिकन पार्टी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। रूजवेल्ट ने प्रमुख रिपब्लिकनों को युद्ध विभाग और नौसेना विभाग का प्रमुख नामित किया। यानी कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में प्रारंभ में शामिल नहीं हुआ था, तब तक इंतजार किया जब तक उन पर कोई हमला न कर दिया। इस प्रकार से जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और वहाँ पर जो है काफ़ी क्षति पहुँचा था अमेरिका को, जिसके कारण अमेरिका को मजबूरन इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने एक दूसरे के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चीन की बिग फोर सहयोगी शक्तियों का उल्लेख करने के लिए 4 पुलिसकर्मी शब्द गढ़ा। रूजवेल्ट, चर्चिल, सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन और चीनी चियांग काई शेक ने एक योजना पर औपचारिक रूप से सहयोग किया, जिसमें अमेरिकी और ब्रिटिश सेना पश्चिम में केंद्रित थी। सोवियत सैनिक ने पूर्वी मोर्चा पर लड़ाई लड़ी और चीन, ब्रिटिश और अमेरिका सैनिक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लड़ा। रूजवेल्ट का चर्चिल के साथ घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उन्होंने और उनके सलाहकारों ने जल्द ही चियांग की सरकार के लिए सम्मान खो दिया, निराशाजनक के रूप में भ्रष्ट माना।
जनरल जोसेफ स्टिलवेल, जिन्हें चाइना वर्मा इंडिया थिएटर में अमेरिकी सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, उनका मानना था कि चियांग जापानियों को हराने को छोड़कर अपने ही देश में माओ के कम्युनिस्टों को हराने के लिए अधिक चिंतित थे। पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत नेताओं ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया और 1943 के बाद संबंधों में गिरावट आई, क्योंकि दोनों पक्षों ने मुक्त क्षेत्र में सहानुभूति सरकारों का समर्थन किया, यानी कि दोनों राष्ट्रों को जिन क्षेत्रों पर सहानुभूति थी। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 6 है कि अमेरिका स्पेन युद्ध के कारणों का वर्णन करें। सबसे पहले आपको परिचय देना है। अमेरिका स्पेन युद्ध एक तरह का समुद्री युद्ध था जो 1898 में फिलीपींस द्वीप समूह, गुआम और क्यूबा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के कई कारण थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो क्यूबा में एक शक्तिशाली आंदोलन चल रहा था जिसमें अमेरिकी नागरिकों के जीवन को खतरा था। स्पेन ने क्यूबा को अपना उपनिवेश बनाया था और यह बरकरार रखना चाहता था, लेकिन क्यूबा स्वतंत्र होना चाहता था। इसी कारण से यह युद्ध और अधिक बढ़ गया। अमेरिका चाहता था कि क्यूबा को स्पेन स्वतंत्र कर दे, लेकिन स्पेन इनके लिए तैयार नहीं था। यानी कि अमेरिका और स्पेन युद्ध होने का क्या प्रमुख कारण था, तो इसका प्रमुख कारण यह था कि जो क्यूबा था ना, तो क्यूबा में अमेरिका के नागरिक रहते थे और क्यूबा में उस समय जो है आंदोलन चल रहा था। क्यूबा जो था स्पेन का उपनिवेश था, यानी उसको गुलाम बनाया था और वहाँ पर जो है स्पेन द्वारा वहाँ पर शासन व्यवस्था चलाया जाता था। अमेरिकी अखबारों ने इसकी रिपोर्टिंग की थी और इसे अमेरिकी जनता के बीच उत्साह बढ़ा था। तो इस प्रकार से स्पेन और अमेरिका के युद्ध का प्रमुख कारण क्यूबा माना जाता है। दूसरा कारण क्या माना जाता है, तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका के वाणिज्यिक हित, यानी कि अमेरिका को दक्षिण अमेरिका का बड़ा बाजार चाहिए था, लेकिन स्पेन ने वहाँ के व्यापार में प्रतिबंध लगा रखा था, जिससे अमेरिकी व्यापारियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, यानी पहुँच रही थी। तीसरा कारण क्या था, तो क्यूबा स्पेन की एक उपनिवेश थी और स्पेन ने वहां अपनी शक्ति और आर्थिक अधिकार को बरकरार रखने के लिए कुछ कठोर नीतियों का उपयोग किया था। क्यूबा की स्थिति अमेरिकी राजनीतिक नेताओं को चिंतित कर रही थी, क्योंकि वहां का एक अमेरिकी विदेशी व्यापारी की हत्या कर दिया गया था, जो कि अमेरिकी जनता को बहुत नाराज कर दिया था। इसके अलावा स्पेन का संपत्ति और अधिकार अमेरिका के उद्योग व्यापार में भी अधिक नुकसान पहुंचा रहा था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो इसका तीसरा कारण था, वो तीसरा कारण यह था कि क्यूबा जो है स्पेन का एक उपनिवेश था, जिस प्रकार से ब्रिटेन का भारत था। इस युद्ध के क्या कारण थे, तो पहला था क्यूबा का मुद्दा। 1898 में क्यूबा एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था और स्पेन उस पर कब्जा रखा हुआ था। अमेरिकी नेताओं के मन में क्यूबा को स्वतंत्र करने का विचार था, इसीलिए उन्होंने अपनी सहायता का एक आह्वान किया। इससे युद्ध का मुद्दा जन्मा, यानी कि क्यूबा का मुद्दा पहला था। 1898 में जो है क्यूबा एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, वहां पर जो है स्पेन का उपनिवेश था। अमेरिकी नेताओं द्वारा जो है उनको यह बल दे रहा था कि क्यूबा को जो है स्वतंत्र कर दिया जाए। दूसरा है क्यूबा की आज़ादी की मांग, यानी कि अमेरिका ने स्पेन से क्यूबा की आज़ादी की मांग की। यह क्यूबा आंदोलन के दौरान हुआ था, जब क्यूबा के लोग जो है स्पेन के शासन में खुले विरोध करने लगे थे। दूसरा कारण क्या था, तो क्यूबा की जो है आज़ादी मांग रहे थे अमेरिका के लोग। तीसरा है कि आर्थिक कारण, अमेरिका के लिए फिलीपींस द्वीप समूह, गुआम और क्यूबा का हथियार का बाजार था। अमेरिका के उद्योग अपने उत्पादनों की बिक्री के लिए जो है नए बाजारों की तलाश में थे, जो फिलीपींस द्वीप समूह, पुएर्तो रिको, गुआम और क्यूबा में मौजूद थे। यानी कि आर्थिक क्षेत्रों में भी जो है अमेरिका को क्षति पहुंच रहा था। कुछ ऐसे द्वीप थे जो स्पेन अपने अधिकार में ले लिया था, है ना, जिसके कारण जो है व्यापार सही से नहीं कर पा रहा था अमेरिका, और इस कारण से भी जो है युद्ध माना जाता है। राजनीतिक कारण क्या था, तो स्पेन संसार का एक बड़ा आर्थिक शक्ति था, लेकिन उसकी आधिकारिक राजनीतिक अस्थिर थी। उसने कुछ वर्षों से फिलीपींस द्वीप समूह, पुएर्तो रिको, गुआम और क्यूबा पर नियंत्रण बनाए रखा था, लेकिन इन क्षेत्रों में स्थानीय आंदोलन और अमेरिकी उत्प्रेरणा के बीच स्पेन को संभालने में कठिन हो रही थी। राजनीतिक कारण यह था कि जिन क्षेत्रों पर यह कब्जा जमाए रखा था, उन क्षेत्रों पर जो है अमेरिका अपना दावा करता था, उन क्षेत्र पर जो है कहीं ना कहीं अपना अधिकार प्राप्त करना तो चाहता था, ताकि व्यापार में उन्हें प्रोत्साहन मिले। फिर है एशियाई विस्तार। अमेरिका को एशियाई विस्तार करने की तमन्ना थी, यानी कि सोच थी। उसके पास फिलीपींस जैसे कई एशियाई राज्य थे जिन्हें वह विस्तार करना चाहता था। स्पेन फिलीपींस का जरूरतों को पूरा करता था, इसीलिए
इस दौरान स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ। यानी कि यह भी माना जाता है कि एशियाई विस्तार करना चाहते थे अमेरिका, और एशियाई विस्तार करने के लिए जो है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि स्पेनी साम्राज्य की कमजोरी, यानी कि स्पेनी साम्राज्य इस समय कमजोर हो चुका था और उसकी संसाधन अल्प थे, यानी कि बहुत कम था। इसीलिए अमेरिका ने यह अवसर देखा कि वह उनके विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। अमेरिका इन अंतरिक्षीय समूहों को आसानी से जीत सकती है। यानी कि इसमें यह कहा गया कि स्पेन का कमजोरी देखकर अमेरिका उन पर आक्रमण कर दिया। उनका मानना था कि जब हम उन पर आक्रमण करेंगे तो वह जो है हमारा सामना नहीं कर पाएगा, और जो द्वीप समूह वह जो है कब्जा कर बैठा है उन पर जो है हमारा अधिकार हो जाएगा। उसके बाद है स्पेनिश शासन काल के असफलताओं के कारण, यानी कि स्पेन शासन काल ने उन्नति के लिए एक नई दृष्टिकोण नहीं अपनाया था, और वे बहुत अधिक संकटों का सामना करने के लिए संकटों से भरे हुए थे। इससे उनकी शक्ति धीमी हो गई थी और वे अपने शासन काल के अंत में अपने समझौते और धीमी नीतियों से असफल रहे थे। यानी कि जो है इनका जो सैन्य शक्ति था उस समय धीरे धीरे बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद है मिला मसले का मुद्दा, है ना। मिला एक दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र था जिसे स्पेन ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था, एक क्षेत्र था ये। इस मामले को लेकर अमेरिका स्पेन से उसके दावों को विरोध कर रहा था। यानी कि मिला एक क्षेत्र है जहाँ पर जो है स्पेन अपने नियंत्रण में रखा हुआ था, जबकि अमेरिका उन पर अपना दावा कर रहा था, और इसी कारण से जो है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और लास्ट है इसका कि फिलीपींस के मुद्दे। सन 1898 में फिलीपींस अमेरिकी अधिग्रहण से संबंधित एक द्वीपीय विवाद हुआ जिसमें स्पेन भी शामिल था। फिलीपींस में स्पेन के बीच में अमेरिकी संसदों द्वारा फिलीपींस में नया व्यावसायिक अवसर खोजा जा रहा था जिससे उनकी व्यापारिक सक्रियता बढ़ सकती थी। यानी कि फिलीपींस के मुद्दे को भी लेकर जो है इन दोनों के बीच विवाद था, और जब इन दोनों के बीच विवाद था उनका अधिग्रहण के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था, और यही कारण था कि स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 7 है, अमेरिका स्पेन युद्ध के परिणामों की चर्चा करें। आपको अगर पूछ दे कि अमेरिका स्पेन युद्ध के क्या परिणाम हुए थे तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। अमेरिका स्पेन युद्ध जो कि 1898 में हुआ था एक ऐतिहासिक घटना थी जो अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह युद्ध अमेरिका और स्पेन के बीच तब हुआ जब स्पेन उस समय कुछ देशों पर अपना राज्य संभाला हुआ था। यह युद्ध तब हुआ जब स्पेन जो है कुछ ऐसे राज्य था जहाँ पर उपनिवेश अपना बनाया था और वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था चला रहा था जो कि अमेरिकी राजनीति के खिलाफ था, है ना। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि स्पेनी संसार की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी जिसने अपने शासन काल में बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। अमेरिका ने स्पेन के साथ युद्ध किया था ताकि यह युद्ध स्पेनिश साम्राज्य को समाप्त कर दे और अमेरिका के साम्राज्य का विस्तार हो। युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करते हुए यह बताया जाता है कि अमेरिका ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। स्पेन पर जीत हासिल करने के बाद अमेरिका ने फिलीपींस, गुआम, रिको और क्यूबा जैसे क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि पहले जो क्षेत्र स्पेन के पास था, युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उन सभी क्षेत्र पर जो है अमेरिका का अधिकार हो गया, जैसे कि गुआम, रिको, क्यूबा और फिलीपींस। इन सभी क्षेत्रों पर जो है अमेरिका का अधिकार प्राप्त हो गया। अमेरिका के इस युद्ध में जीत हासिल करने के बाद स्पेन ने अपनी उत्तरी अमेरिका में सभी दावों को वापस ले लिया। इसके बाद अमेरिकी सत्ता ने उत्तरी अमेरिका में अपने व्यापार और निर्माण के क्षेत्र में तेजी से उन्नति की। यानी जिन जिन क्षेत्रों पर स्पेन का अधिकार था, उनका उपनिवेश था, उन क्षेत्रों पर जो है अब अमेरिका का नियंत्रण स्थापित हो गया और अब अमेरिका के अनुसार वहाँ पर शासन व्यवस्था चलाया जाने लगा। उसके बाद इस युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या? पहला है अमेरिका से स्पेन की हार होना। यानी कि अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध सन 1898 में हुआ था जो कि स्पेनिश अमेरिकन युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध का परिणाम विश्व के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इसने अमेरिका के विदेश नीति में बड़े बदलाव लाए और स्पेन की अधिकांश संपत्ति अमेरिका के हाथों में चली गई। बड़ी बात यहाँ क्या थी युद्ध होने का? तो सबसे बड़ा बात यह था कि जो क्यूबा था ना, एक क्षेत्र, वहाँ पर स्पेन का उपनिवेश था, वहाँ पर अमेरिकी नागरिक भी रहते थे। उन पर जो है कठोर नीति लागू किया गया था स्पेन द्वारा, जिसके कारण जो है अमेरिका उन पर दावा करता था और वहाँ पर जो है अपना शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। इसीलिए जो है क्यूबा के मामले को लेकर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इस प्रकार से जो है स्पेन को पराजित करके और अमेरिका अब जो है क्यूबा को अपने नियंत्रण में ले लेगा। उसी में यह कहा गया है कि जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी सेना ने स्पेन को पराजित कर दिया। युद्ध में अमेरिका ने स्पेन को हराया और स्पेन ने उसकी सभी जमीन के अधिकार अमेरिका को सौंप दिया। यानी जितने भी क्षेत्र को उपनिवेश बनाया था उन सभी क्षेत्रों को अमेरिका को सौंपना पड़ा स्पेन को।
फिलीपींस का क्षेत्र अमेरिका के अधीन हो जाना, यानी कि अमेरिका ने इस युद्ध में फिलीपींस को भी अपने अधीन में कर लिया था, लेकिन बाद में 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से स्वतंत्रता मिल गई। इस समय यह हुआ था कि जो फिलीपींस क्षेत्र था ना, वहाँ पर जो है अमेरिका का शासन व्यवस्था स्थापित हो गया, लेकिन यह माना जाता है कि 1946 में फिलीपींस को जो है अमेरिका ने स्वतंत्रता दे दी थी। इसके बाद पॉइंट बनाना है अमेरिका के विदेशी राजनीतिक नीति में परिवर्तन। युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश राजनीति में एक नई नीति की शुरुआत की, जिसमें अमेरिका ने अपना क्षेत्रफल विस्तार करना शुरू किया, यानी कि इन्होंने एक ऐसा नीति लागू किया जिससे अपना क्षेत्रफल को विस्तार कर सके और कई क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य की सीमा में विस्तार कर सके, यानी कि इसका इस समय मुख्य उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। इस युद्ध के परिणामों में अमेरिका को स्पेनिश अमेरिकी युद्ध के बाद स्पेन से पुर्तगाल के अंगोला, मोजाम्बिक और स्पेनिश ईस्ट इंडीज के गोवा, पुदुचेरी, दमन और दीव जैसे कई क्षेत्रों को अपने अधीन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है ना इस युद्ध के बाद। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने स्पेनिश को फिलीपींस में हराया था। अमेरिका की जो सेना था स्पेनिश को जो है फिलीपींस में भी हरा दिया। इस युद्ध में स्पेन ने अपने सारे तटबंधों को खो दिया जिन पर पहले स्पेन का अधिकार प्राप्त था, और साथ ही अपनी दुनिया भर में सत्ता का अधिकार खो दिया, यानी कि जिन क्षेत्रों पर जो है पहले स्पेन का अधिकार था उन क्षेत्रों पर युद्ध के बाद अमेरिका का अधिकार प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से सभी औपनिवेशिक क्षेत्रों को स्पेन खो दिया इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप स्पेन में गंभीर रूप महसूस किए गए। स्पेन की सत्ता के अधिकतर भागों पर अमेरिका का अधिकार प्राप्त हो गया और इसने उसकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। इसके अलावा यह युद्ध अमेरिका सत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इस युद्ध के बाद स्पेन के जितने भी क्षेत्र थे जिन पर औपनिवेशिक बनाया हुआ था उन क्षेत्रों पर जो है अमेरिका का अधिकार प्राप्त हो गया और स्पेन की सारी शक्तियां अब अमेरिका के हाथों में आ गई। उसके बाद जो है इसमें कुछ पॉइंट बना देने हैं आपको, जैसे अमेरिकी समुद्र शक्ति और विदेश नीति में बदलाव आया। इसी में है कि इस युद्ध में अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति में बड़ी उछाल आई, यानी कि इस युद्ध के बाद जो है अमेरिका का अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से उन्नति किया। यह युद्ध अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुआ जिससे अमेरिका ने अपनी नीति में बड़े बदलाव लाए और विश्व में एक महाशक्ति बनकर उभरा, यानी कि इस युद्ध के बाद आर्थिक क्षेत्रों में उन्हें बहुत अधिक लाभ मिला जिसके कारण जो है वह एक महाशक्ति बनकर विश्व में उभरा। उसके बाद पॉइंट बनाने हैं स्पेनिश साम्राज्य का विस्तारवादी नीति का विफल होना, यानी युद्ध के परिणाम में स्पेनिश साम्राज्य अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को बहुत अधिक गंभीरता से सजोया। स्पेन ने उस समय तक एक बहुत बड़ी नौसेना और समुद्री शक्ति थी जो युद्ध के बाद उसके हाथों से निकल गई और वह कमजोर पड़ गया, यानी कि जो स्पेनिशों का साम्राज्यवादी नीति था वह विफल हो जाने के कारण अब जो है अमेरिका उनके अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। पहले जो है स्पेन कई ऐसे क्षेत्रों को अपना औपनिवेशिक बनाया था, लेकिन जब अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध हुआ, जब स्पेन पराजित हो गया अमेरिका से, तब इनके सभी अधिकार समाप्त हो गए। उसके बाद पॉइंट बनाना है कि अमेरिका की ग्लोबल स्थिति में वृद्धि, यानी कि युद्ध से पहले अमेरिका को अपने समझौता और राजनीतिक अधिकारों की उदारता की ताकत की आवश्यकता थी। युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया जो उसकी अपनी संघर्ष और संघर्षों के दौरान एक बड़ी शक्ति बनाने में मदद की। इस प्रकार से युद्ध के बाद अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति बना जिसका टक्कर इस समय कोई भी नहीं दे सकता था, यानी कि जब यह युद्ध हुआ उसके बाद अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति थी पहले की तुलना में अब बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि स्पेन के अधिकतर क्षेत्रों पर जो है इनका अधिकार हो गया और इनके आर्थिक क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण पूरे विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा और इस समय जो है कोई भी इनका टक्कर देने के लिए नहीं था। उसके बाद है अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने एक विश्वव्यापी शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति को स्थापित किया। इससे पहले अमेरिका एक देश के रूप में था जो दो खंडों के बीच बटा हुआ था, यानी कि जो है इस युद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था इतना बेहतर हो गया, इन्होंने व्यापार बढ़ा लिया, इन्होंने सभी क्षेत्रों में उन्नति कर लिया। यह माना जाता है कि इस युद्ध के पहले अमेरिका दो खंडों में बटा हुआ था, लेकिन इस युद्ध के बाद सभी खंड जो है मिल के रहने लगे और अब जो है बहुत अधिक उन्नति कर लिया था। पहले एक देश के रूप में जाना जाता था अमेरिका, लेकिन अब जो है एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में जाना जाने लगा। उसके बाद जो है स्पेन का अंत, यानी कि अमेरिका स्पेन युद्ध स्पेन के लिए अत्यंत अपमानजनक रहा। इस युद्ध में स्पेन ने अमेरिकी नौसेना के साथ लड़ाई की जो अमेरिका के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित हुई। स्पेन को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और वह अपनी एक बड़ी उपलब्धि को गंवा दी। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी सत्ता का विस्तार। अमेरिका स्पेन युद्ध के बाद अमेरिका ने अपना राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया।
अमेरिकी सत्ता प्रशांत महासागर के कुछ भागों में फैल गई, जहां वह बाद में अपना आक्रमण बढ़ाने का प्रयास करेगी। यानी कि अमेरिकी सत्ता का जब विस्तार हुआ तो कई ऐसे समुद्र थे जहां पर व्यापार की जाती थी, उन क्षेत्रों पर जो है अब उनका अधिकार हो गया, व्यापार में भी उन्हें उन्नति मिला इस कारण से। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 8, यानी कि एफडी रूजवेल्ट के जीवनी एवं गृह नीति का वर्णन करें। आप लोगों में से बहुत लोगों का कहना था कि सर एफडी रूजवेल्ट की गृह नीति के बारे में बताएं, इसीलिए इस प्रश्न को हमने लेकर आया आप लोगों के लिए, और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में हम इस प्रश्न को देखते हैं। एफडी रूजवेल्ट की जीवनी। फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट का जन्म जो है 1882 में न्यूयॉर्क शहर में हाइड पार्क में हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने ग्रोटन स्कूल और हार्वर्ड कॉलेज में स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया, और कोलंबिया लॉ स्कूल में भाग लिया, ठीक है। लेकिन न्यूयॉर्क शहर में कानून का अभ्यास करने के लिए परीक्षा पास करने के बाद वहाँ पर जो है छोड़ दिया उन्होंने। 1910 में न्यूयॉर्क राज्य सीनेट के लिए चुनाव जीता और फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अधीन नौसेना के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया, है ना। 1910 में इन्होंने जो है सीनेट के लिए चुनाव जीता और बाद में जो है वुडरो विल्सन के अधीन जो है नौसेना के सहायक सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि 1921 ईस्वी तक जो है रूजवेल्ट एक लकवाग्रस्त बीमारी का शिकार हो गया था, जिसे पोलियो माना जाता है ना, और उनके पैर अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो गए थे, यहाँ तक कि उनको चलने में भी समस्या आने लगी थी। अपनी स्थिति से उबरने का प्रयास करते हुए रूजवेल्ट ने जॉर्जिया के वार्म स्प्रिंग्स में एक पोलियो पुनर्वास केंद्र यानी विकलांग सेवा केंद्र की स्थापना की, है ना। बिना सहायता के चलने में असमर्थ होने के बावजूद रूजवेल्ट 1928 में न्यूयॉर्क के गवर्नर के रूप में चुनाव जीतकर सार्वजनिक कार्यालय में लौट आए, है ना। तो इस प्रकार से जो है लकवाग्रस्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और जो है 1928 में न्यूयॉर्क शहर का जो है वह गवर्नर बना। उन्होंने 1929 से 33 तक गवर्नर के रूप में कार्य किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय आर्थिक संकट आया था। आर्थिक संकट से निपटने के लिए अनेक कार्यकर्ताओं का बढ़ावा दिया। 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में रूजवेल्ट पराजित हो गया। रूजवेल्ट ने महामंदी के बीच में पदभार ग्रहण किया, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट था। आने के बाद में जो है इन्होंने राष्ट्रपति के लिए भाग लिया, लेकिन यह माना जाता है कि प्रारंभ में यह जो है पराजित हो जाता है और महामंदी के दौरान जो है इन्होंने अपना पद को ग्रहण किया। यानी कि दोबारा जब यह भाग लिया तो इन्होंने चुनाव को जीता। जो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा खतरा आर्थिक संकट था। रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल 1933 से 45 तक रहा था। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति था जो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है। फिर भी यह 3 बार राष्ट्रपति के लिए पद पर रहा था। पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हो गया था। यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि जो रूजवेल्ट था, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, वह अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल जो है 1933 से 45 तक चला था। इनके बारे में कहा जाता है कि यह मात्र एक ऐसा राष्ट्रपति था जो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बना था। पद पर रहने के दौरान ही इनका मृत्यु भी हो गया था। उसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि एफडी रूजवेल्ट की गृह नीति क्या थी। तो न्यू डील नीति को लागू करना। न्यू डील शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने किया था। क्यों किया था? ताकि जो है अमेरिकी की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। इस बिल यानी इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना, क्योंकि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी हुआ था और यह 1929 से 33 तक लगातार चला था। यानी कि जब आर्थिक मंदी हुआ था उस समय जो है इन्होंने न्यू डील नीति को लागू किया था, ताकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था गिरी हुई है उस अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सके। सभी देशों की जो है अर्थव्यवस्था उस समय पूरी तरह से खराब हो गया था। सभी कार्यों में पूरी तरह से गिरावट आ गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो देश पराजित हुआ था ना, और जो देश विजय भी प्राप्त किया था, दोनों की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई थी। इनका कारण यह था कि युद्ध से संबंधित जो औजार बनाए जाते थे कारखाने में, जब युद्ध समाप्त हो गया तो औजार बनने कम हो गए। जब औजार बनना कम हो गया तो लगभग 40% से अधिक कारखाने बंद कर दिए गए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी, मजदूरों की जो है संख्या बढ़ी और जो है अत्यधिक लोग बेरोजगार होने लगे। तो इन सभी मुद्दों को निपटने के लिए इन्होंने कई कार्यक्रमों को लागू किया, ताकि अमेरिका का जो आर्थिक व्यवस्था है उनको बेहतर किया जा सके, उनको सुधारा जा सके, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का न्यू डील नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि अमेरिकी की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसलिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काफी ध्यान दिया, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके तथा सभी कार्यों को देश के अंदर
किया जा सके, ताकि रोजगार भी मिल सके और उनका व्यापार विदेशों में भी बढ़ सके। यानी कि अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की बात करें तो इन्होंने न्यू डील नीति को इसीलिए लागू किया था ताकि जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधारा जा सके और यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में लोग बेरोजगार हो रहे हैं उन्हें बेरोजगार ना होना पड़े और वह जो है यहाँ पर कार्य कर सके। उसके बाद है कि रूजवेल्ट द्वारा पूंजीवाद आर्थिक संकट से बाहर निकालना। 1929 ईस्वी में आई विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी से सारे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया था। 1932 तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय में काफी गिरावट आ चुकी थी और लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। पूरे अमेरिका में निराशा का माहौल था, किंतु राष्ट्रपति हार्वर्ड हूवर पूंजीवाद अमेरिकी व्यवस्था के आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। मनमोहन चैन, सीएम लाल, यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो रूजवेल्ट था उस समय जो है इन्होंने देखा कि आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका में बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इन समस्या को अगर हम समाधान नहीं करेंगे तो अमेरिका का आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ही खराब हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने न्यू डील नीति को लागू किया था ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। उसके बाद है कि ऐसे में जब 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब लाखों लाख आजीविका विहीन कामगारों, आर्थिक तंगी से परेशान शहरी निम्न वर्ग, मध्य वर्ग के लोगों तथा विभिन्न काश्तकारों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के पक्ष में भारी मतदान कर उसे विजयी बनाया। इन्होंने उस समय मुद्दा क्या देखा? आर्थिक मंदी, और उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार बन जाएंगे तो आर्थिक संकट को समाप्त कर देंगे। इसीलिए जो है उस समय बेरोजगारी की संख्या अधिक बढ़ गई थी, मध्य वर्ग का समस्या हो रहा था, निम्न वर्ग का समस्या हो रहा था, लोग भुखमरी बेरोजगारी से परेशान थे। इसी कारण से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और इन्हें वोट दिया और मतदान देने के बाद जो है इन्हें विजय भी प्राप्त हुआ। रूजवेल्ट ने तत्काल में बेरोजगारी एवं भुखमरी को रोकने के लिए तथा गरीबों को राहत पहुंचाने तथा अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की। अमेरिका संसद द्वारा कई कानून पारित करवाए गए। उनकी इन सभी कार्रवाइयों को न्यू डील कहा गया, यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस दौरान जो है उन्होंने न्यू डील नीति को लागू किया। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। पहला, आजीविकाहीन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाना, यानी कि जो आजीविकाहीन है, जिनका जो है आर्थिक का कोई सोर्स नहीं है, उनको राहत पहुंचाने की इसमें प्रयास की गई और सरकार इनके लिए जो है कई व्यवस्थाएं की गई ताकि जो बेरोजगार है उनकी समस्या समाप्त हो सके। बेरोजगारों को जो है कुछ आर्थिक सहायता भी कराया गया, यानी कि उन्हें काम मुहैया भी कराया गया ताकि लोग बेरोजगार ना रहे। दूसरा है मुद्रा संकट रोकना। मुद्रा संकट रोकने के लिए बैंकों को कुछ काल के लिए बंद कर दिया। बाद में जब खोलने की अनुमति दी गई तो उन्हें कठोर नीति की व्यवस्था की गई। मुद्रा का अवमूल्य किया गया ताकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने में सहायता मिले। ऐसे कदम उठाए जिससे कृषि तथा उससे संबंध कार्यों में लगभग 30 लाख नौजवानों को काम में लाया जा सके। यानी कि इसमें जो है मुद्रा संकट को रोकने के लिए क्या नियम लागू किया, तो जो बैंक था ना उनको कुछ ही दिनों के लिए चालू रखता था ताकि जो है संतुलन बनाए रखा जा सके। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है वो है औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार हेतु कार्य करना। औद्योगिक क्षेत्रों में मंदी से निपटने के लिए नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई है ना, ताकि जो है औद्योगिक क्षेत्रों में अगर उन्नति कर लेगा तो आर्थिक मंदी से वह निकल सकेगा। इसके द्वारा व्यावसायिक संस्थानों को स्वास्थ्य प्रतियोगिता हेतु सतत आचरण संहिता बनाने तथा उस पर अमल करने एवं उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य निर्धारण के लिए प्रोत्साहित किया गया। शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की स्थापना की गई, जिससे अत्यधिक तथा गैर जिम्मेवार सट्टेबाजी को रोका जा सके। बैंकों में जमा की गई राशियों को संघ सरकार की ओर से भुगतान की गारंटी की गई। इसके फलस्वरूप जमाकर्ता के जीवन भर की कमाई खो देने का खतरा दूर हुआ। यानी कि पहले इस प्रकार से यहाँ था कि यहाँ के जो लोग थे वो कई प्राइवेट बैंकों में अपना पैसा जमा करके रखते थे, लेकिन जब सरकार ने इन सभी बैंकों को अपने अधीन कर लिया तो लोग जो पहले चिंतित थे कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए, वह अब चिंता दूर हुआ। साथ ही यहाँ पर जो है बेरोजगारी किसानों मजदूरों को जो है कार्य दिया गया ताकि जो है अपना जीविका ये चला सके। उसके बाद 1935 ईस्वी में एक व्यापक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पारित करके बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी या विकलांगता होने की स्थिति में राहत और पुनर्वास की व्यवस्था को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि बाद में एक ऐसी नीति लागू किया कि जिसके आधार पर जो विकलांग है, जो वृद्ध है, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है और जो विधवाएं हैं उनको कुछ जो है पेंशन देने की बात कही गई। चौथा है कि फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट। फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट तथा नेशनल लेबर रिलेशंस
एक्ट पारित करके श्रमिकों के हितों में बड़े परिवर्तन किए। वह बच्चों को काम में लगाए जाने पर रोक लगा दी गई। श्रमिकों को अपना संघ बनाने तथा उसके माध्यम से संघर्ष करने का अधिकार मिला। झुग्गी झोपड़ियों की सफाई एवं कम लागत पर गृह निर्माण आदि के कार्यक्रम चलाकर लोगों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था की गई। यानी कि जो है इस समय फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट पारित किया गया, जिसके आधार पर जो है जो बच्चे थे उनको कार्य करवाने की अनुमति नहीं दी गई। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो बच्चे हैं उनको कार्य आप नहीं करवा सकते, उनको जो है कार्य करवाने पर दंडित किया जाएगा। यह भी प्रावधान को लागू कर दिया गया ताकि जो है बच्चे कर ना करें। इस प्रकार न्यू डील से एक नए मौलिक सिद्धांतों को मान्यता मिली कि आम लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक हितों के प्रति सरकारी व्यवस्था का पूरा दायित्व है। अमेरिका गणराज्य तथा उसकी अर्थव्यवस्था में शायद सबसे बड़े संकट का सामना करने का यह एक साहसपूर्ण तथा मानवतावादी तरीका था, जिसने अमेरिका को कल्याण मुल्क राज्य में प्रेरित किया गया तथा जिसके फलस्वरूप जनता में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण विश्वास पैदा हुई। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जब फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट द्वारा न्यू डील को लागू किया गया तब वहाँ के लोगों का जो है आत्मसम्मान बढ़ा। अब लगा कि जो है सरकार हमारे लिए बेहतर कर रही है ताकि जो है हम आर्थिक क्षेत्र में अपना उन्नति कर सकेंगे और जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, जो बीमारी की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पेरिस का शांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखें। अथवा में है कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या था। आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, फिर भी जो है आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप सभी जो है मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको आसानी से जो है सारा प्रश्न याद हो जाएगा। सबसे पहले परिचय इसमें देना है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है 1919 ईस्वी में विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना। जिसके कारण इसे पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से ही जाना जाता है। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें जो विजय राष्ट्र थे और जो पराजित राष्ट्र थे दोनों शामिल थे, ताकि राज्यों के जो सीमा है उनका निर्धारण किया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि जो एक तरफ पराजित राष्ट्र था ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एवं जर्मनी काफी भयभीत था, दूसरी तरफ जो उसके विजय राष्ट्र था ना और उनके सहयोगी राष्ट्र वह काफी प्रसन्न था। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राष्ट्रों को निमंत्रण दिया गया था। इसमें पराजित राष्ट्र जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया तथा ऑस्ट्रिया को भाग लेने के लिए स्थान दिया गया था। इसके अतिरिक्त सभी विजेता राष्ट्रों के लगभग 70 प्रतिनिधि पेरिस में भाग लिया था। क्यों भाग लिया था? ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित किया जा सके और सभी के राज्यों की सीमा को निर्धारण किया जा सके। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा 11 देशों के प्रधानमंत्री और 12 विदेश मंत्री तथा कई अन्य प्रसिद्ध राजनीतिक भी शामिल थे। उसके बाद है सम्मेलन में भाग लेने वाले में 3 प्रमुख थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो इत्यादि। ये जो तीनों थे काफी महत्वपूर्ण थे। वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था जो अपने 14 सिद्धांत के साथ जो है पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। और जो वुडरो विल्सन था ना, उनका सोचना था कि कोई ऐसा सूत्र लागू किया जाए जिससे जो है पूरे विश्व में हमेशा शांति बना रहे, कभी जो है विश्व युद्ध जैसी संभावना ना हो। इसीलिए जो है वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्री सिद्धांतों को लेकर सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी लोग सम्मेलन में भाग लिया था उनमें से मात्र एक ऐसा व्यक्ति वुडरो विल्सन था जो सच्चे हृदय से चाहता था कि विश्व स्तर पर जो है शांति स्थापित हो जाए। वह किसी भी प्रकार से इन मुद्दों को सुलझाना चाहता था और इसीलिए जो है यहाँ पर जो है राष्ट्र संघ की स्थापना करने की बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि आखिर पेरिस शांति सम्मेलन में समस्या क्या हुई। तो पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न केवल शांति स्थापित करना था, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमेशा के लिए कैसे शांति बनाए रखा जा सके, है ना। तो शांति सम्मेलन में समस्या इस कारण से भी हो रही थी क्योंकि जो राष्ट्र विजय प्राप्त किए थे उनका कहना था कि पराजित राष्ट्रों से अधिक धन वसूला जाए। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो विजय राष्ट्र था वह जो है पराजित राष्ट्रों से अत्यधिक मात्रा में धन वसूलना चाहता था, जबकि पराजित राष्ट्र जो था उनको धन देने में बहुत अधिक समस्या हो रही थी। मित्र राष्ट्रों में से फ्रांस और इंग्लैंड के नेताओं का कहना था कि इस युद्ध को जर्मनी ने प्रारंभ किया है, इसीलिए जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ है सारा उन्हें ही देना पड़ेगा। यानी कि जो है मित्र राष्ट्रों में से जो है फ्रांस और इंग्लैंड के जो नेता थे उनका मानना था कि यह युद्ध प्रारंभ किया है किसने?
जर्मनी ने, इसीलिए जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ है सारा जो है उन्हीं से धन वसूलना चाहिए। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, वह एक आदर्शवाद विचारधारा के व्यक्ति थे। यह चाहते थे कि जो राष्ट्र इस युद्ध में पराजित हुआ है या तो जो विजय प्राप्त किया है, जो इस भाग में सम्मेलन लिया है, उसके लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते थे। अमेरिका तथा जर्मनी जोर दे रहे थे कि पेरिस बैठक जो है विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। जो विल्सन ने 14 सूत्री सिद्धांतों को लाया था ताकि विश्व स्तर पर शांति को बनाए रखा जा सके, उसी के आधार पर जो है पेरिस शांति सम्मेलन में लागू करने के लिए कहा था। जबकि फ्रांस और इंग्लैंड इसके विपरीत थे। वह चाहते थे कि पराजित राष्ट्रों से युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक धन वसूलना चाहते थे। यही सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो रही थी। यानी कि जो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे राष्ट्र थे, उनका मानना था कि जो क्षतिपूर्ति हुआ है युद्ध में, उसमें से जो है अधिक से अधिक धन जर्मनी से वसूलना चाहते थे, जिसके कारण जो है जर्मनी मन ही मन अंदर से दबता रहा और अंततः जो है बहुत सारी ऐसे संधि था जो उनके विरुद्ध किया गया था, बहुत ऐसी शर्तें था जो जर्मनी के विरुद्ध किया गया था, जिसके कारण जो है मन ही मन इनका जो है गुस्सा बढ़ता गया और यह गुस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला। उसके बाद जो है हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न को देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप अगर इसका PDF नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जहां पर जो है जितने भी प्रश्न हमने आपको भी बताया है, लगभग 10 प्रश्न एक ही PDF नोट्स में आपको मिल जाएगा। कहीं आपको जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इसका जो है अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी कि वुडरो विल्सन का जो 14 सूत्री सिद्धांत था उनके बारे में आपको पूछा गया है, या तो इसमें पूछा गया है कि जो वुडरो विल्सन था उनके 14 सूत्री सिद्धांत या कार्यक्रम का आलोचना का विवेचना कीजिए, है ना, उसका आलोचना भी करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना, जैसे कि हमने आपको बताया है। इसमें विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत को लेकर पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल हुआ था। शांति सम्मेलन में शामिल हुए लोगों में से केवल वुडरो विल्सन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे हृदय से चाहता था कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित हो जाए, है ना। इसीलिए जो है उन्होंने 14 सूत्री सिद्धांतों को लेकर आया था ताकि इन सिद्धांतों के द्वारा भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होगा। इनका 14 सूत्री सिद्धांत क्या था तो हम इसको जानते हैं। राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत, पहला था कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कोई भी गुप्त संधि एवं गुटबंदियां का अंत करें, खुली कूटनीति का पालन करें। पहला इसका सिद्धांत था कि विश्व में जो है शांति तभी बना रहेगा जब हम लोग गुप्त रूप से कोई भी संधि नहीं करेंगे बल्कि खुले रूप से करेंगे। दूसरा था कि सभी समुद्र पर सभी राष्ट्रों का युद्ध एवं शांति के समय जाने की स्वतंत्रता होगा। पहले समुद्र पर जो है जाने की सभी को स्वतंत्रता नहीं था। अगर दूसरे क्षेत्र में जाता था तो कोई और उनको मार के उनको समुद्र में डुबो दिया जाता था। इसी प्रकार से जो है उस समय सभी को एक से दूसरे स्थान व्यापार जाने के लिए स्वतंत्र नहीं था। तो इन्होंने कहा था कि अब सभी को समुद्र में व्यापार करने के लिए जाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा था कि जर्मन सेनाओं ने जिन प्रदेश पर अधिकार कर लिया है उनको स्वतंत्र घोषित कर दे तथा एल्सेस और लोरेन को फ्रांस को वापस दे। तीसरा जो इसका सिद्धांत था उसमें था कि जर्मनी ने अपने सेनाओं के सहायता से जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया है उन प्रदेशों को वह स्वतंत्र कर दे, और जो अल्सेस और लोरेन था महत्वपूर्ण क्षेत्र उनको जो है फ्रांस को वापस लौटा दे। चौथा था कि राष्ट्रीय रक्षा के हित को ध्यान में रखकर कम से कम हथियार को रखें। यानी कि सभी राष्ट्रों को यह कहा कि सभी लोग राष्ट्रीय रक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए कम से कम हथियार को रखें, यानी सीमित हथियार को रखने के लिए कहा ताकि मानव जाति का विनाश ना हो। पांचवा था कि सभी औपनिवेशिक दावा को स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष निपटारा करें। यानी कि जितने भी राष्ट्रों ने अन्य राज्यों को या अन्य राष्ट्रों को औपनिवेशिक बनाया है उनको स्वतंत्र कर दें, तभी जो है यह समस्या समाधान होगा। और छठा है कि रूस के संपूर्ण प्रदेशों से सेनाओं को हटा ली जाए। यानी कि जर्मनी को यह कहा गया कि जो रूस में सेना रखा गया है उनके सभी क्षेत्रों से सेना को हटा दिया जाए। उसके बाद सातवां है कि बेल्जियम को खाली कर दिया जाए, वहां पर जो है सर्वसत्ता संपन्न प्रभुतापूर्ण सत्ता की स्थापना की जाए। बेल्जियम को जो है खाली करने की बात कही गई थी इस सिद्धांत में। और आठवां जो इसका सिद्धांत था वो था जर्मन से फ्रांस की सेनाएं हटा ली जाए और संपूर्ण फ्रेंच प्रदेश को स्वतंत्र किया जाए तथा अल्सेस एवं लोरेन प्रदेश फ्रांस को वापस लौटाया जाए। नौवां था कि इटली की राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्माण किया जाए, इटली के राष्ट्रीय सीमाओं को राष्ट्रीयता के विकास पर किया जाए। यानी कि इटली की जो राष्ट्रीय सीमा है
उनको पुनः निर्माण कर दिया जाए। इटली के जो राष्ट्रीय सीमा है उनको राष्ट्रीयता को देखते हुए उनको जो है निर्माण किया जाए, ना कि जो है युद्ध एवं संघर्ष के किया जाए। और 10वां था कि ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी के जनता को स्वतंत्र विकास के अवसर दिया जाए एवं वहां पर विभिन्न जातियों से सभी प्रतिबंध हटा दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के लिए कहा गया कि वहां पर जितने भी प्रकार की रोक लगाई गई है, जितने भी प्रकार की प्रतिबंध लगाया गया है, उन प्रतिबंध को हटा दिया जाए और वहां के नागरिकों को, वहां के जनता को स्वतंत्र कर दिया जाए ताकि वह जो है अपना विकास कर सके। 11वां सिद्धांत था कि बाल्कन राज्यों की स्वतंत्रता सत्ता फिर स्थापित की जाए। रोमानिया, सार्बिया और मॉन्टेनिग्रो से सेना को हटा लिया जाए। सार्बिया को भी समुद्री तट तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र मार्ग भी दिया जाए। यानी कि इसमें यह कहा गया कि जो बाल्कन राज्य था उसको स्वतंत्र कर दिया जाए और जो है रोमानिया हो या सार्बिया हो या मॉन्टेनिग्रो हो, वहां पर जो सेना रखा गया है तैनात, उनको हटा लिया जाए और सार्बिया को जो है किसी भी समुद्री तट से मतलब आने जाने की स्वतंत्रता दिया जाए। 12वां था वो था तुर्की की संप्रभुता मान ली जाए। यहाँ रहने वाले सभी जातियों को स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि जो तुर्की में रहने वाले लोग थे उनकी संप्रभुता मान लिया जाए और यहाँ पर जितने भी जाति है सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए, वह जो है अपने अनुसार से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और 13 था कि पोलैंड को एक स्वतंत्र पृथक राज्य बना दिया जाए। पोल प्रदेश से स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया जाए तथा उसे समुद्री मार्ग दिया जाए, यानी जो पोलैंड है उसको स्वतंत्र कर दिया जाए और पोल प्रदेशों से स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया जाए, है ना, ताकि उसे जो है समुद्री मार्ग भी मिल सके या दिया जाए। और 14वां इसका सिद्धांत है कि राज्यों को एक सूत्र से संगठित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाए। निश्चित शर्तों के आधार पर सब राष्ट्रों का एक संगठन बनाया जाए। इसमें छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित किया जाए। इसमें सभी राष्ट्रों को यह विश्वास दिलाया जाए कि सभी के साथ समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता बनाए रखा जाएगा। 14वां सिद्धांत इसका था कि जो है सभी को एक संगठन बनाना चाहिए ताकि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाया जा सके। चाहे शक्तिशाली राष्ट्र हो चाहे कमजोर राष्ट्र हो, सभी के साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा और सभी लोग मिलकर जो है हम एक राष्ट्र संघ का निर्माण करेंगे जहां पर सभी लोग मिलकर सभी विवादों को, जो युद्ध के प्रति होने वाले विवाद हैं, उनको बातचीत द्वारा सुलझाया जाएगा। यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होगा, किसी भी देश हो चाहे कमजोर हो या शक्तिशाली राष्ट्र हो, और यहाँ पर सभी देशों का जो है एक दूसरे के प्रति उनके राजनीतिक अखंडता को बनाए रखा जाएगा। उसके बाद है कि विल्सन के 14 सिद्धांतों पर सम्मेलन के अध्यक्ष क्लीमेंसो ने निंदा किया। इनका मानना था कि 14 सूत्री मांगों के स्थान पर 10 आदेशों पर ही संबंधित राष्ट्र संतुष्ट था, परंतु विल्सन 14 सूत्री सिद्धांतों पर बल देता है। विल्सन के 9 सिद्धांत भूभागी व्यवस्था से संबंधित तथा 5 सिद्धांत का आधार भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए प्रस्तावित था। विल्सन के सिद्धांतों का आधार भविष्य में युद्ध दोबारा ना हो इसीलिए प्रस्तावित था। विल्सन के सिद्धांतों की विजेता राष्ट्रों ने आलोचना कर उन्हें काल्पनिक और आदर्शवादी घोषित किया। यानी कि इसमें यह कहा गया कि विल्सन ने अपने 14 सूत्री सिद्धांतों के आधार पर होने वाले युद्ध को रोकने के लिए लाया था ताकि भविष्य में कभी युद्ध ना हो। इस समय जो है इनके सभी सिद्धांतों को मानने के लिए क्लीमेंसो ने इनकार कर दिया, उनका आलोचना किया, उनका निंदा किया, है ना, और सभी नेताओं ने इनको कहा कि यह जो है आदर्शवादी और काल्पनिक सोच है, केवल ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आलोचना किया गया। उसके बाद अंत में जो है थोड़ा सा आप निष्कर्ष लिख दोगे। अतः विल्सन के प्रस्तावित सिद्धांतों से क्रमशः 7, 8, 10 तथा 14 को ही स्वीकार किया गया था। दुर्भाग्य से जर्मनी के व्यवहार तथा मित्र राष्ट्रों की प्रतिशोध की भावना के कारण विल्सन के सिद्धांतों को मान्य नहीं किया गया, वरना विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध से बचाया जा सकता था। यानी इसमें यह कहा गया कि विल्सन के जितने भी सिद्धांत थे सभी को यहाँ पर लागू नहीं किया गया था, केवल 7, 8, 10 और 14 ही स्वीकार किया गया था। इसमें यह भी माना गया कि अगर विल्सन के सभी सूत्रों को मान लिया जाता तो शायद जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों के साथ, हमको भी, तो आप लोग इतना समझ सकते हो, है ना। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। आप लोगों से जो है हम बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम कंप्लीट झारखंड का इतिहास को लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।